उनके पास कोई एक आदमी मांगने के लिए आया, आप उनका जवाब देखो। बोले साहब चंदा दीजिए। बोले किस चीज के लिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी। बोले खड़ा हो चलो, तू किस चीज के लिए पैसा मांग रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। काय की दीवार, काय का पैसा निकल। अच्छा मेरे चाचा जी तो उससे भी आ गए। लोग उनसे अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, उन्होंने तो औलाद दे दी। भूल जाता है, कभी पैसे भूल जाता है, कभी खुद को भी भूल जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि मुझे सडनली जाना पड़ रहा है एक स्टेडियम इवेंट में एक। तो मेरे को अभी याद आया कि मैंने अपना ट्राइपॉड एक दोस्त को दे रखा था, तो अभी वहीं चलते हैं, उससे ट्राइपॉड लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। साथ बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट शेयर ठोक के करना। देखो गाइस दूसरा वाला ये 10:30 बजे सो के उठ के आया। देखो झूठ बोल रहा, 9 बजे तो फ़ोन किया था। ठीक है चल रहा है। ये देखो इसकी शक्ल देखो, साला बोल रहा सो के उठ के 9 बजे। देखें शक्ल इसकी। जब आप लेट हो रहे होते हो ना तभी आपको काम आते हैं और तभी आप और लेट होते हो। ये चीज़ फैक्ट है, याद रखना। लेट तो हो चुके हैं, अब रिक्शा क्या देखते हैं कितने देर में पहुँचाती है मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से चलते हैं। और क्या बहुत लेट हो चुके हैं भाई। वही शख्स है जिसने मेरे को 2 घंटे लेट करवाया है। और भाई साहब इतना बदतमीज इंसान है, कभी जैकेट भूल जाता है, कभी मेट्रो कार्ड भूल जाता है, कभी पैसे भूल जाता है, कभी खुद को भी भूल जाता है। भाई मैं तो थंबनेल देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो सफ़र को एंजॉय करते हैं और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। लेट्स गो माय ब्रो। सो मैं मेट्रो की कहानी बताता हूँ, शॉर्ट स्टोरी है। हमें मेट्रो चेंज करना था मंडी हाउस पे। आयुष भाई 10 स्टेशन खड़े होके आए, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला मुझे बैठना है, बल्कि सीट बैठने की थी फिर भी नहीं बैठे भाई। जब हमने दूसरी मेट्रो चेंज करके दूसरी मेट्रो ली, उसमें बस एक स्टॉप था। भाई पता क्या कह रहे हैं, भाई यार मुझे बैठना है। बताओ 10 स्टॉप छोड़ दिए, एक स्टॉप अपने कहाँ पहुँच गए हम, अपने कहाँ पहुँचे, कौन सा कोर्ट है, हाँ हम अपने सुप्रीम कोर्ट पर पहुँच चुके हैं। भाई का इलेक्शन है भाई, वहाँ पे क्या टिकट लेना है? हाँ भाई टिकट लेना है। कौन सी पार्टी से भाई? अरे झाड़ू। सो जैसे कि आपको मालूम है कि मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद हम सीधे जाते हैं बस स्टैंड, जो कि हमें पैदल ही जाना पड़ता है, 2 मिनट का रास्ता है। और यहाँ का व्यू देखो कितना औसम है यार। सो फाइनली हमने बस पकड़ ली और हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेडियम के पास। इंजॉय बेबी इंजॉय, क्या करना है? इंजॉय। तो अब हम ध्यानचंद स्टेडियम के गेट नंबर 3 से एंट्री मारेंगे और फिर वहाँ का क्या सीन है सब आपको दिख जाएगा। तो कमेंट में क्या करना है? कमेंट में लिखना है। हाँ लिखना है, क्या क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, भर दो कमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है ना आयुष भाई? बिल्कुल भाई। हाँ आयुष भाई के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे यहाँ लिंक आ रहा होगा और आईडी भी दिख रही होगी, कर दो फॉलो। लव यू। सो फाइनली गाइस हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं और ये एंट्री गेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और यहीं पे पासवर्ड चेक होते हैं। सो हम भी लाइन में लगते हैं और अपना पास चेक करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। सो फाइनली गाइस हम अंदर आ चुके हैं, ये देखो। हे गाइस वेलकम बैक टू एम्पायर। सो आज का डे कुछ ऐसा है कि हम दोबारा आ चुके हैं ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर और आज थोड़ा मैच की प्रैक्टिस हो रही है हॉकी की। सो हम आए किसी और फंक्शन में, बट हमने सोचा थोड़ा अंदर स्टेडियम में चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो यहाँ के मैं आपको थोड़ा व्यू दिखलाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like oh that's sad, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. सो गाइस अंदर का व्यू देखने के बाद हम अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े अपने तारक मेहता को ढूंढने के लिए। तो हम तारक मेहता को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। सो लेट्स गो, मेरे साथ मेरी मदद करवा दो यार। तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब है थोड़ी सी भी शर्म नहीं है भाई? मेरे साथ चलो, मदद करवाओ मेरी। तो अभी ढूंढते तारक मेहता जी कहाँ पे आने वाले हैं, वहीं चलते हैं, उनका शो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है क्या। सो फाइनली गाइस हमें पता चल चुका है कि तारक मेहता जी कहाँ पे आने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि तारक मेहता जी के मैंने 4-5 स्टोरी शेयर करी है और उन सारी स्टोरीज को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सारी स्टोरी जाके देखना और भाई साहब विश्वास नहीं मानोगे आप,
इतनी कॉमेडी और इतनी इंस्पिरेशन वाली वीडियो है इनकी। लाइव परफॉर्मेंस में इन्होंने इतना दिल जीत लिया मेरा कि कसम से तारक मेहता में उन्होंने इतना तारक मेहता वाला काम नहीं किया होगा जितना इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस में कर लिया। तो जाओ और वीडियो को बिना स्किप करे देखो और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पहले हम मिल लेते हैं, किससे मिलने हैं? तारक मेहता। असली नाम बता, असली नाम। हाँ, तारक मेहता के नाम से जानता हूँ आप लोग। शैलेश मेहता नाम है। शैलेश मेहता, शैलेश नहीं, साले बोलते हैं। शैलेश मेहता नाम, जो भी नाम है भाई, आपको दिखा दूँ, पहचान जाओगे आप, है ना आयुष भाई? बिल्कुल भाई। आयुष भाई बहुत एक्साइटेड है भाई साहब, स्टेडियम घूमने भी नहीं दे रहे, कह रहे नहीं भाई पहले देखूँगा, मिलूँगा, उसके बाद ही कहीं चलेंगे। लेकिन चलो भाई, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि बार बार थोड़ी आता भाई कोई स्टार। हम कौन है फिर? हम स्टार से कम थोड़ी है यार। भरपूर तालियों के साथ एक बार फिर हमारे परिवार आपको मिल रहे हैं। मेहता साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, आदाब आप तमाम लोगों को, आप तमाम हाजरीन यहाँ पर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और अच्छी खासी भी तमाम परतें आज से आप तमाम लोग जरूर यहाँ पे वाकिफ हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से, गर्मजोशी से खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया। हम ये भी जान रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो आपको सुनने के लिए यहाँ पर बेचैन हैं, तो आप कहेंगे, हम सब सुनेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ देखने लायक तो मैं हूँ नहीं। ये है शैलेश लोढ़ा की शख्सियत की एक खासियत जिससे आप ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। बे इंतहा विट, बे इंतहा ह्यूमर, और इसलिए महफिल बहुत दिलचस्प होगी, इसका हम सबको यकीन है। शैलेश साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बातचीत की शुरुआत किसी एक जगह से करनी होगी। आप तमाम लोग जानते हैं इनको बतौर एक शायर, बतौर एक कवि, बतौर एक एक्टर भी। तो कितनी सारी तहे हैं इनकी शख्सियत की। एक्टिंग भी की इन्होंने, और कविता तो ये बस मतलब जिसे कहते हैं घुट्टी में मिली, शायद बचपन से ही कविता कर रहे हैं वो। नहीं, जब इतना बढ़िया रॉ मटेरियल उपलब्ध है तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत क्या है? जैसे मेरे पिताजी आपको भी मिले जाके, जोधपुर राजस्थान में रहते हैं, पर पिताजी किस्म के पिताजी, अद्भुत पिताजी, मतलब इतने कमाल के पिताजी। मुझे लगा मुझे यही लिखना चाहिए जो करते हैं। वो कमाल के पिताजी है। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। आपने देखा मैथमेटिक्स में उदाहरण देते हैं आप, मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे मित्र भी पढ़े होंगे, वो 3 बिंदु बना देते हैं, चूंकि माना की, तो बना दिया ऐसा। तो चूंकि बना के बोले, मेरे को गणित पढ़ा थे, खड़े हो गए, बोले मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, समझाओ। बोले मान लो तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? उनका पैंट किसी और की। मैं जानता हूँ आप क्या हो सकता है। बोले नहीं, गणित पढ़ाता हूँ, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैं कहा बाप किसी और का। अठन्नी नहीं दे, कभी नहीं। सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान। मतलब उनके पास कोई एक आदमी मांगने के लिए आया, आप उनका जवाब देखो। बोले साहब चंदा दीजिए। बोले किस चीज के लिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनाने। बोले खड़ा हो जा, खड़ा हो। तू किस चीज के लिए पैसा मांग रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। काय की दीवार, काय का पैसा निकल। अच्छा मेरे चाचा जी तो उससे भी आ गए थे, लोग उनसे अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, उन्होंने तो औलाद दे दी। आपके आसपास ही ऐसा तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जीवन में क्या है, ये बात रुपए की नहीं है, हर चीज की। अच्छा मारवाड़ी समझदार होता है, हम लोग समझदार लोग हैं, हमें मालूम है कब क्या करना और कैसे करना। जैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। हाँ अब आप समझो, आज सोच समझ के खर्च करने का अल्टीमेट उदाहरण देखो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर भिखारी खड़ा हुआ था, तो अंदर से कमिश्नर ने कह दिया चला जा, तेरा यहाँ काम नहीं है। वो बोला रिटर्न भी नहीं भरूं। अगली बात मजेदार है, उसने कहा भिखारी होकर रिटर्न भर रहा है। बोले नहीं, रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया।
पैसा बड़ी काम की चीज है। वो हमारे आसपास जो होता है वो कमाल का है। हमारे लोग बड़े कमाल के हैं, अद्भुत लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जैसे एक बार ट्रैफिक पुलिस वाले ने को पकड़ लिया, अरे 3 सवारी होती है, तो रोके हट 3 सवारी है, तो चला रहा था वो चौंका, बोले 3 सवारी, मोम कहाँ गिर गया? हम लोग एक कदम आगे चलने वाले लोग हैं, हम बड़े अद्भुत लोग हैं। हमारे यहाँ मतलब जैसा कोई भी चीज तो प्रैक्टिकल होता है आदमी। जैसे किसी लड़की ने एक लड़के को कह दिया कि मैं तेरे प्रेम में कुछ भी कर सकती हूँ, तो बोले 29 का भाड़ा सुना। प्रैक्टिकल अप्रोच है हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके अंदर कुछ जो बड़ी सतही हो या जो काल्पनिक हो। हम लोग प्रैक्टिकल लोग। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ से कोई आदमी जेल में भी चला जाए तो अपना काम कर लेता है। एक चला गया जेल में, वहाँ मजेदार है सुनना, जेल में चला गया तो उसके पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी। अभी देखिए ये बारीक काम कैसा होता है, तो इंटेलिजेंट लोग जरूर समझ जाएंगे। तो पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी कि तू तो जेल में चला गया है, अब पीछे खेत पड़ा हुआ है, अब इसे कैसे मैं इसमें से फसल बोऊंगा, क्या करूंगा, इसे खोदना पड़ेगा, और तू जेल के अंदर बंद है, मैं अकेला बूढ़ा आदमी क्या करूंगा। तो उसने जेल से वापस चिट्ठी लिखी पिताजी को, नहीं 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 नहीं, खेत को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि जो मैंने सोना चुराया है वहीं दबा हुआ है। अब ये चिट्ठी पहुंची पिता के पास, 3 दिन बाद पुलिस पहुंची और सारा खेत खोद दिया। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता है। जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि जो नजर आता है वैसा नहीं होता। जैसे एक थे जो बड़ा लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे और प्रवचन देते थे। देहावसान हो गया, ऊपर पहुंच गए, तो ऊपर वो जब बारी आ रही थी कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नर्क में जाएगा, तो उनके साथ साथ एक व्यक्ति और पहुंचा जो बस चलाता ड्राइवर था, वो भी पास में खड़ा हुआ। तो सबसे पहले उनको पूछा आप क्या करते हैं, बोले मैं ये करता हूँ, ये प्रवचन देता हूँ और ये है वो है। अच्छा आप 1 मिनट वेट करिए, आप क्या करते हैं, बोले मैं बस चलाता हूँ सरकारी ड्राइवर। बोले अच्छा आप स्वर्ग में जाइए। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, वो चौंके कि बोले ये क्या हुआ, आपकी क्या बात कर रहे हैं भाई, मुझे आपने इंतजार करने के लिए कह दिया, इन्हें कह रहे हैं आप जाइए आप स्वर्ग में चले जाइए। मैं जब बोलता हूँ तो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं वेट करिए और आप बस के ड्राइवर करके अंदर चले जाइए। बोले देखिए गलत फहमी है, जो आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं। आप जिस वक्त बोल रहे होते हैं तब जरूरी नहीं है कि लोग ईश्वर को याद करें, वो बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जब जब बस चलाता है उसमें बैठने वाला उसके बाहर वाला सिर्फ ईश्वर को याद करता है। तो जो नजर आता है वैसा नहीं होता। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान में सवार बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई कवि, कोई टीचर, और सबसे आगे की सीट पे बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची खिलौने से खेलती थी। सारे लोग जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, अचानक आया एक बड़ा तूफान, इतना बड़ा तूफान कि गिरने लगा विमान, और जब गिरने लगा विमान तो बच गया हाहाकार। मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि मर जाएंगे। लोग भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग भूल गए कि मैं इंजीनियर हूँ, लोग भूल गए कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। बस आंखों में आंसू थे, ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर बचा ले, अगर आज बचा ले तो जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। और वो लड़की आगे बैठी थी, खिलौने से खेल रही थी, गिरता हुआ विमान, आंखों के आगे मौत, हाहाकार, तांडव, आंसू, चीख पुकार, और शांत बैठी हुई लड़की। पता नहीं भगवान ने सुन ली शायद। संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, सब कुछ ठीक हो गया, लोगों की जान में जान आई। जब जान में जान आई तो एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया, तो बोले बेटा हम मर रहे थे, जान जा रही थी। भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप बेटी हैं तो आपको समर्पित करता हूँ। जान जा रही थी, हम मर रहे थे, रो रहे थे, मैं डॉक्टर हुई है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हमारी आंखों में आंसू थे, और बेटा तुम यहाँ बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी, बेटा तुम्हें दिखाई देता है ना? उसे लगा शायद बच्ची को दिखाई नहीं देता। बोले तुम्हें दिखाई देता है ना बेटा? कि हाँ अंकल मुझे सब दिखाई देता है। बेटा तुम्हें सुनाई देता है? बोले हाँ अंकल मुझे सब सुनाई देता है। तुम सब देख रही थी, सब सुन रही थी, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, और मैं जानता हूं मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में नहीं ले सकता। इधर कुछ म्यूजिक चल रहा है साइड में, दिक्कत हो तो देख लीजिए, तो चल रहा है।
ये कविता बड़ी वैयक्तिक कविता थी, आप मैसेज कर लीजिए इसको। तो हमने अभी अभी बात की थी, हमारे लिए कितना जरूरी हो गया धन्यवाद जी। तो भाई छाप पे छाप आ गए। वो भी और ये भी। हाँ ऐसे रिकॉर्ड मत करो यार, सब जगह लोगों ने अभी सुन लो। करने दो सर। ये कविता मैंने रंगवा जी रिश्तों की कविता है, इसलिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इससे मुझे याद दिलाया। और सबसे पहले एक बार नगमा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जितना सहजता से, जितनी सरलता से और बिना प्रयास के आप बातचीत करती हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग बड़ा प्रयास से बातचीत करते हैं और बड़ा बन के बोलते हैं। आप जितनी नेचुरल हैं, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप करती हैं, कमाल है। टेलीविजन पर हम आपको देखते ही हैं तो अद्भुत है। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी और ये अपनी बेटी के लिए लिखी थी। मुझे नहीं मालूम था ये जनता की कविता है। तो कविता का कारण सिर्फ इतना सा था कि हम अपनों के साथ रहते हैं लेकिन अपनों के साथ नहीं रह पाते। हम अपनों के साथ रहते हुए कितना दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वह ये था, मैं मुंबई में काम करता था, बिटिया आज भी वहीं करता हूँ। बिटिया जोधपुर में रहती थी राजस्थान में, अब तो वो विदेश में रहती है। तो छोटी सी थी और मैं उदयपुर एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया तो उसका एक मेरे पास फ़ोन आया कि बब्बू, वो मुझे बब्बू बुलाती है, बब्बू वेयर आर यू। मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। तो उसने कहा उदयपुर तो जोधपुर के पास है। मैंने कहा आप आ रहे हैं? मैं कहा नहीं बेटा मैं नहीं आ सकता, कमिटेड हूँ, मुझे जाना है। मैं एक साथ 3-4 शो कर रहा था उस वक्त, कॉमेडी सर्कस, दिल्ली टेलीविजन शो, बहुत खूब, तमाम शोज चल रहे थे, वक्त नहीं था। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। अब पता नहीं उस छोटी सी बच्ची ने किससे सुना, किससे पढ़ा, लेकिन उसने अप्लाई मुझ पर किया। उसका फ़ोन आया 5 मिनट बाद और मुझे कहती है कि अगर आप कहीं जाते हैं एक दिन किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं, क्या चार्ज करते हैं? मैंने कहा तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कि नहीं अगले हफ्ते जो है मेरा स्कूल में मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो क्या मैं प्रिंसिपल से कहूँ कि आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया तो आप कितने पैसे लेंगे? यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया में सबसे गरीब आदमी हो गया। मेरे पास सब कुछ था लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था। तब मैंने लिखा कि क्या कहूं, वो परियों का रूप होती है। बच्चे होते कैसे? एक मजदूर से किसी ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? मजदूर जो सुबह से रात काम करता है, उसने कहा इतना बड़ा। बोले ये बताने का कौन सा तरीका हुआ इतना बड़ा है? तो बता 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है। बोले कहा मजदूर हूँ, या ये बता इतना 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 है ऊंचाई, ये क्या तरीका है? बोले मजदूर हूँ तो तारीख और कैलेंडर का हिसाब तो कभी रखा ही नहीं, तो पता ही नहीं कब पैदा हुआ और कितनी उम्र बीत गई, कितने महीने का हुआ, कितने साल का हुआ, तो 10-11 साल तो बता नहीं सकता। और यूं 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 इसलिए नहीं बता सकता साहब कि सुबह जब काम पे जाता हूँ वो सोया रहता है, रात को लौटता हूँ जब तक सो जाता है, देखा ही ऐसे है, ऐसे तो देखा ही नहीं। तब मैंने लिखा कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर वर्ष की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। आप जब घर में गुस्से में जाते हैं तो माए बच्चों को आगे कर देती है कि ताकि बाप का गुस्सा शांत हो जाए। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। बच्चे हमसे चाहते क्या है और हम देते क्या है। उसकी आंखें न हमसे गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सलोना। हर बच्चा यही पूछता है, घर कब आओगे, एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब।
तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। आखिर ये रिश्ता होता क्या है? जो सबसे अच्छा कह सकता हूं वो आपको कहने जा रहा हूं कि आखिर ये रिश्ता होता क्या है। इस रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। जब मैंने कहा कि उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना, घर कबाओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना, ये रिश्ता क्या है? कहते अंदाज में उनसे कहने लगा। हमने आए थे तारक मेहता, तो हमने उनकी वीडियो देखी, मतलब उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस किया था, बढ़िया था। फिर जब हमें फ़ोटो लेनी थी, आयुष भाई इधर तो आ, इधर तू इधर, मेरी छाप मार। तो ये हमारे आयुष भाई है, बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इनको फ़ोटो लेनी थी इनके साथ में। चलो ठीक है, फ़ोटो भी दिला देंगे। हम भाई ढूंढते हमने एंट्री गेट पता कर लिया, सॉरी एग्जिट गेट हमने पता कर लिया कि कहाँ पे। हमें हो गया 25 से 45 मिनट खड़े खड़े, अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखने को मिली। बाद में बाउंसर आके बोलते हैं वो तो कब के आके निकल गए, मतलब कब के निकल चुके। तो भाई साहब इनका दिल टूट चुका, क्या कहना चाहोगे आप? अरे अब इधर देखो, वो नहीं आएंगे, इधर देखो इधर देखो। अरे क्या बताऊँ, बहुत वेट करा हमने। अंदर में उन्होंने हमें इतना मोटिवेट करा, बाहर में उन्होंने उतना ही डिसमोटिवेट कर दिया हमें। बिल्कुल सही। एक लाइन उनकी शायरी शायरी नहीं, क्या मैम के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहता आप। बहुत रिस्पेक्ट है वैसे, दिल से, है ना? हाँ जी। बहुत रिस्पेक्ट है दिल से, बस मुँह से ये भाईजान अपना रिश्ता खोलिए ना। मेरी भी नहीं आती, मुझे दे। तो गाइस तारक मेहता का लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद हम निकल पड़े इवेंट को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे पड़े थे जिनके अंदर बहुत यूनिक चीजें मिल रही थी जो कि फॉरेन से थी। एंड गाइस अभी इन बच्चों की स्माइल देखो, सबके फेस पे कितने प्यारी स्माइल है ना। सो गाइस हम इवेंट को एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी हमें एक ऐसी चीज दिखी जिस पे जाने का मेरा मन करने लग गया। वो क्या है आपको पता है? हम डेली यूज करते हैं, नहीं पता ना? सामने देखो, देखो सामने देखो एक बार, हाँ यही है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी बनी है। लव यू ऑल।